अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ वलाना और आपका शुक्रिया आपने अपनी मसरूफ़ियत में से वक्त निकाला फ़याज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के लिए। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में बात करेंगे मौलाना फ़ज़लुर रहमान वर्सेस मौलाना ताहिर अशरफ़ी। इनके दरमियान क्या मैच पड़ा हुआ है, इनमें सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है और अपने आकाओं को बेनकाब कौन कर रहा है। और फिर इमरान खान की मुलाकातों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक हर जगह दो नंबरी, दगाबाजी, धोखाबाजी, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। नौरीन खान नियाजी को NCCIA का नोटिस चला गया, लेकिन मौलाना का बाल भी अभी तक बीका नहीं। फिर मौलाना से वो सवाल एक जमा साल सहाफ़ी ने पूछ ही लिया कि PTI की नशिस्तें वापस क्यों नहीं करते, तो उस पर मौलाना ने क्या कहा, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। और ये मैंडेट चोर हुकूमत अब अपनी डूबती कश्ती को बचाने के लिए या कश्ती के डूबने के बहाने तलाशने के लिए कि क्यों डूब रही है, जाते जाते अब कफायत शारी का ड्रामा कर रहे हैं। और कुछ सहाफ़ी तो इनकी फेयरवेल पार्टी का इंतजाम किए बैठे हैं। लेकिन जब एक्सप्रेस ट्रिब्यून में फहद हुसैन, जो कभी मिनिस्टर रहे हैं शहबाज शरीफ की कैबिनेट में, अब वो अगर एक एक इनकी नाकामी गिनकर बताएंगे तो फिर मामला तो खराब ही हैं। और फिर इजाज़ुल हक, जो हमेशा से पिंडी वालों के हैं, बल्कि पैदा ही उनके घर हुए हैं, जनरल ज़ियाउल हक के साहबजादे, अब वो भी इस मैंडेट चोर हुकूमत के खिलाफ लट लेकर पड़ गए हैं। आने वाले दिनों में शर्जील मेमन बोलेगा, सरफराज बुगटी बोलेगा और भी लोग बोलेंगे। इन सारे मौज़ूआत पर बात करेंगे और आपसे गुजारिश के अगर आप महसूस करें कि हमारी बात किसी मखसूस सियासी जत्थे के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान के अवाम के लिए, आपके लिए होती है और हमारी बात आपके दिल के करीब की बात है, तो फ़याज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने और कमेंट सेक्शन में हमारे साथ और एक दूसरे के साथ मुस्बत अंदाज में तबादला ख्याल जारी रखें। सबसे पहले तो शुक्रिया आपका ये भी अदा करना चाहता हूँ मैं कि मैंने गुज़श्ता व्लॉग में आपसे कहा था कि आप बताएं कमेंट सेक्शन में कि मौलाना फ़ज़लुर रहमान क्या कर रहे हैं। आपकी अक्सरियत ये बात अभी तक मानने के लिए तैयार नहीं कि मौलाना साहब वाकई एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो चुके हैं। अब भी पाकिस्तान के अवाम की अक्सरियत ये समझती है कि मौलाना साहब ड्रामा कर रहे हैं। मैं भी यही कहता हूँ कि मौलाना साहब को अभी बहुत मेहनत करना पड़ेगी अपने आप को एंटी एस्टेब्लिशमेंट या प्रो सिविल सुप्रीमेसी साबित करने के लिए। लेकिन अच्छा हुआ इसी तनाजर में बहुत सारी चीज़ें खुल रही हैं। जिस तरह के मौलाना ताहिर अशरफी को उस दिन मौलाना साहब ने नंगा करने की कोशिश की, नाम उन्होंने नहीं लिया था लेकिन बात पूरी बता दी थी। उन्होंने कहा था कि एक मौलाना के साथ मैंने उस रात डिनर किया और डिनर में उन्होंने मुझे तारीफ़ की मेरे उस जलसे की और अगले रोज़ मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो रो रहे थे। अब वो रोने वाले तो ताहिर अशरफी ही थे, इतने बड़े ड्रामेबाज और कोई नहीं हो सकता। मैं बड़ा उनके हुजम के हिसाब से नहीं कह रहा, उनकी ड्रामेबाजी के हिसाब से कह रहा हूँ। वैसे दोनों एतबार से ही उनसे बड़ा कोई नहीं है। वो कहते हैं मौलाना ताहिर अशरफी के बारे में, मौलाना ने कहा था कि वो रो रहे थे, ड्रामा कर रहे थे और रात को मुझे कह रहे थे क्या ज़बरदस्त आपने जलसा किया। अब ताहिर अशरफी कैसे आराम से बैठ सकते हैं जबकि उन्हें पीछे से चाबी भी भरी जाए। और इस वक्त जब से मौलाना ने वो स्टेटमेंट दी है सियासत में हिस्सा लेने से रोकने की आर्मी को, और फिर शुहदा वाली बात भी उन्होंने की, इन दोनों बातों पे रद्द-ए-अमल देते हुए सियासत में मुदाखलत पे रद्द-ए-अमल तो कोई नहीं दे रहा। हालांकि मौलाना ने तो दो बातें की थी, सिर्फ शुहदा की तौहीन के हवाले से उनके मुंह से फिक्रे अदा नहीं हुए थे, बल्कि उन्होंने ये भी कहा था कि आप सियासत में हिस्सा मत लो, अगर सियासत में हिस्सा लेना है तो वर्दी उतार के सियासत में आओ, हिस्सा लो, हमारा मुकाबला करो, पाकिस्तान के अवाम के सामने अपने आप को पेश करो, पता चल जाएगा कि पाकिस्तान के अवाम आपको वोट देते हैं या हमें देते हैं। अब मौलाना की इस बात को तो किसी ने दरखोरे इतना नहीं समझा, ना उस पर किसी ने बहस की। अलबत्ता शुहदा वाले मामले को हम सेंसिटिव हैं वैसे भी ओवरऑल, उस पर ज़्यादा ले दे हो रही है। मौलाना ताहिर अशरफी भी उसी हवाले से बोले हैं और मौलाना ताहिर अशरफी खुलकर बोले। अब आमिर इलियास राना जैसे हमारे सहाफ़ी दोस्त कहते हैं कि मौलाना रस भरी वजारतों के रसिया हैं, इसलिए मौलाना को काफ़ी अरसे से पिंडी वालों की तरफ से, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से या इस मैंडेट चोर बंदोबस्त की तरफ से घास नहीं डाली गई। ये अल्फाज उनके ये नहीं थे लेकिन उनका मफहूम यही था, इसलिए वो इस तरह की हरकतें फरमा रहे हैं। अब ये आमिर इलियास राना ही बेहतर बता सकते हैं कि वो इतने खुल के मौलाना के खिलाफ और फिर रस भरी वजारतों के हवाले क्यों दे रहे हैं। लेकिन ये भी वो कहते हैं कि मौलाना पूरी प्लानिंग के साथ अब की बार मैदान में आए हैं। चलें, अच्छी बात है कि मौलाना प्लानिंग के साथ आए हैं। कोई तो काम मौलाना ने अच्छा किया कि वो अगर एंटी एस्टेब्लिशमेंट होने के लिए सामने आए हैं तो पूरी प्लानिंग से आए हैं। अगर इमरान खान ही अकेला एंटी एस्टेब्लिशमेंट का अलम थामे रखता तो फिर हम कहते कि इमरान खान के अलावा यहाँ और कोई मर्द का बच्चा ही नहीं, क्योंकि अली अहमद कुर्द ये समझते हैं कि जो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ आवाज़ हक बुलंद करता है वही मर्द का बच्चा है। और अली अहमद कुर्द अपने 2.5 लाख काले कोट वालों में से भी मर्द के बच्चे तलाशने में इन दिनों लगे हुए हैं। देखते हैं आने वाले दिनों में उन्हें काले कोटों में कितने मर्द के बच्चे मिलते हैं। लेकिन मौलाना फजल रहमान थोड़े थोड़े मर्द के बच्चे बनने की कोशिश कर रहे हैं। और मौलाना ने यह भी कहा
कि मुझे उस माँ बाप ने जना ही नहीं जो सरेंडर करे। अब देखते हैं कि अगर रसभरी वजारत उन्हें ऑफर कर दी गई या वजारत आला, तो उसके बाद वो अपने माँ बाप से लाताल्लुकी का ऐलान करेंगे या वजारतें पेश करने वालों से माजरत करेंगे। क्योंकि मौलाना ने अभी तो अदीम हाशमी का वो शेर पढ़ा है, रचा हुआ है बदन में अभी सरूर गुनाह, अभी तो खौफ नहीं आएगा सजा से मुझे। अब मौलाना साहब कहते हैं अभी तो मैंने गुनाह किया है, शुहदा की तौहीन की है और मुझे सरूर गुनाह मिल रहा है, अभी मैं उस नशे में हूँ सरूर गुनाह के, अभी मुझे सजा से कोई खौफ नहीं आएगा। मतलब वो ये समझते हैं कि किया उन्होंने गुनाह है, लेकिन उन्हें मज़ा बहुत आ रहा है क्योंकि 24 घंटे तक वो टॉप ट्रेंड रहे हैं सोशल मीडिया पे, और ऐसा टॉप ट्रेंड रहना तो शायद मौलाना ने कभी ख्वाब में भी नहीं देखा होगा। और अब उनकी पूरी जमात बाकायदा मैदान में आ चुकी है। राशिद सुमरो की तकरीर सुने, हाफिज़ अहमदुल्ला की तौजीहात सुने या मौलाना गफूर हैदरी की शोला बयानी, हर तरफ से आग ही उगलते चले जा रहे हैं। शायद वो टॉप ट्रेंड रहना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए मौलाना साहब को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। एक आध दिन 24 घंटे के लिए 48 घंटे के लिए टॉप ट्रेंड बनने से पाकिस्तान की सियासत या पाकिस्तान के लोगों के दिल आप नहीं जीत सकते। इसलिए कोशिश जारी रखें, आपकी कोशिश अच्छी है, लेकिन कब तक होगी इसकी कोई गारंटी नहीं दे रहा, ना मैं ना हमारे कमेंट सेक्शन में तबसरा करने वाले आप लोग। अब मौलाना ताहिर अशरफी ने जवाब देते हुए मौलाना फजल रहमान को क्या कहा? मौलाना ने कहा था कि एक मौलवी ने कसूर जलसे पर मुझे मुबारकबाद दी और मेरे साथ बैठकर खाना खाया, और अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा रो रहा था कि मौलाना फजल रहमान ने बहुत गलत बात की। इस पर ताहिर अशरफी ने जवाब दिया, मौलाना फजल रहमान ने हमेशा की तरह एक बार फिर मेहरबानी फरमाई है, काश मौलाना पूरी बात करते। जहां उन्होंने ये जिक्र किया कि मैंने उनसे कहा था कि आपका जलसा बहुत अच्छा रहा, वहाँ ये भी बता देते कि मैंने उसी वक्त ये भी अर्ज़ किया था कि आपने बात बातों में तजावुज़ किया है, ज़्यादती की है। यही बात मैंने उनके रफ़ीक़े ख़ास मुफ्ती इब्रार साहब से भी 2 मरतबा अर्ज़ की थी। चूँकि मौलाना साहब हमेशा इस मस्कीन पर करम फरमाते रहते हैं, इसलिए इस मरतबा भी उन्होंने मेहरबानी फरमाई, लेकिन काश वो पूरा सच बयान करते। मैं ये भी मुनासिब नहीं समझता कि इस नशिस्त में मौलाना ने मुझसे क्या गुफ्तगू की और किसके लिए क्या पैगाम दिया। अलबत्ता मौलाना साहब से सिर्फ इतनी गुजारिश ज़रूर करूँगा कि जब भी कोई बात करें पूरा सच बयान करें, आधा सच नहीं। हाफिज़ मोहम्मद ताहिर महमूद अशरफी। अब ये ताहिर अशरफी साहब जो अशरफियों के शौकीन हैं और आमिर इलियास राना के मुताबिक मौलाना फजल रहमान रस भरी वजारतों के, इसलिए अब ये मुकाबला उन दोनों के दरमियान है। लेकिन पाकिस्तान के अवाम के लिए सारी सूरत हाल में अच्छी बात यह है कि ये दोनों एक दूसरे को नंगा करते चले जा रहे हैं और अपने आकाओं को, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को। अब आप लोग कुछ तबसरा करते हैं कि जी मौलाना फजल रहमान पे आप इतना क्यों बोलते हैं, क्यों वक्त ज़ाया करते हैं। हम बिल्कुल वक्त ज़ाया नहीं करते। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जब हम पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे बात करेंगे तो वहाँ जो चीज़ें इन दिनों ज़ेर बहस होंगी, अंडर डिस्कशन होंगी, तो उन्हीं पे बात करेंगे ना। और मौलाना अगर हम नहीं बात करेंगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मौलाना जो इंक्रोचमेंट पहले मुस्लिम लीग नून ने और पीपल्स पार्टी ने की, वो मौलाना बची कुची वो ले जाएंगे और आप लोग पाकिस्तान के आम लोगों को असल सूरत हाल का पता ही नहीं चलेगा। इसलिए किसी से अगर आप सियासी एतबार से नफरत करते हैं या किसी को नापसंद करते हैं, इतना हौसला पैदा करिए कि उसके हवाले से या उस पर तनकीद करते हुए उसका जिक्र आ जाए तो हौसले से सुने। हम ये बताना चाहते हैं कि मौलाना ताहिर अशरफी हों या मौलाना फजल रहमान, दोनों ने जो गुफ्तगू की, दोनों की गुफ्तगू सामने रख के देख लें। दोनों ने अपने आकाओं को, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को बेनकाब किया। एक बता रहा है कि उन्होंने मुझे ये कहा था कि केपी की गवर्नमेंट ले लें, हम आपको लोटे दे देते हैं। दूसरा ये बता रहा है कि मौलाना ने मुझे मैसेजेस भिजवाए थे कि फलां फलां साहब तक ये मैसेजेस पहुंचा दें। और फिर ताहिर अशरफी साहब ये भी बता रहे हैं कि मुफ्ती इब्रार, ये मुफ्ती इब्रार मौलाना साहब के बड़े अरसे तक सेक्रेटरी रहे हैं, खासुल खास रहे हैं, और ये वही मुफ्ती इब्रार हैं जिनके नाम पे ज़मीनें परवेज़ मुशर्रफ के दौर में इल्ज़ाम था कि मौलाना साहब ने मुफ्ती इब्रार और उनके भाइयों के नाम पे ज़मीनें ली हैं और बड़ी तादाद में ली हैं। इसीलिए मौलाना बड़े हौसले से कहते हैं कि मेरे खिलाफ कुछ है तो सामने लाओ। मौलाना साहब अपने नाम से कुछ नहीं लेते, अपने हरकारों, अपने हवारियों और अपने इर्द गिर्द जो मौजूद होते हैं उनके नाम पे ही सारी मराद लेते हैं। हत्ता कि जिस घर में बैठ के अहमद मीर को गुज़श्ता रोज़ इंटरव्यू दे रहे थे, उस घर के बारे में भी कहते हैं कि ये दोस्तों का दिया हुआ है। और जब एक बार उनसे इंटरव्यू किया गया था कि आपकी इतनी खराजात और इतने इनकम ये बैलेंस किस तरह करते हैं, तो उन्होंने कहा था कि दोस्तों की मेहरबानी है, दोस्त कर लेते हैं सब कुछ। अब मौलाना साहब भी एक्सपोज हो रहे हैं, ताहिर अशरफी साहब भी हो रहे हैं, और मजीद एक दूसरे को धमकियां दे रहे हैं कि हम मजीद भी बता देंगे। साथ कहते हैं आधा सच बताते हो, पूरा नहीं बताते। और भाई पाकिस्तान के अवाम तो इंतजार कर रहे हैं, आप दोनों मौलाना हाजिर हों, पाकिस्तान के अवाम को आहिस्ता आहिस्ता करके पूरा सच बताते चले जाएं, क्योंकि पूरा सच जब तक पाकिस्तान के अवाम तक नहीं पहुंचेगा उस वक्त तक ये बाहर नहीं निकलेंगे
सड़कों पर नहीं निकलेंगे अपने हक के लिए, जिस तरह के इंडिया में इस वक्त इंडिया के स्टूडेंट्स निकले हुए हैं। उनके पर्चे लीक हो रहे थे और मुसलसल हो रहे थे, और मोदी गवर्नमेंट उन पर्चे लीक करने वाले माफिया को प्रोटेक्ट कर रही। और फिर मौलाना से एक नौजवान सहाफ़ी ने सवाल कर लिया कि मौलाना आप वो सीटें वापस क्यों नहीं करते। सुनिए मौलाना क्या कह रहे हैं। इलेक्शन में धांधली होती है, आपको भी 10 मखसूस शिस्तें मिली केपीके में, सर वो वापस करेंगे? पीटीआई से मखसूस शिस्तें लेकर आपको मिली सर केपीके में। अगली कोई बात करो ना, मखसूस शिस्तें सर वापस करेंगे? बस ये बस कर दी है। ये कोई सवाल है यार? ये सवाल है। आज हालात क्या है, आप क्या सवाल कर रहे हैं? नहीं, मखसूस शिस्तें वापस कैसे करेंगे? किसको दिए? किनको दिए? मुस्लिम लीग से पूछे ना, मुस्लिम लीग से पूछे, आपने 10 सीटें दी, मुस्लिम लीग से पूछे ना, हमसे लेकर उनको देंगे, दे दें सर, लेकिन जो चीज गलत है वो गलत है। अब ये सहाफ़ी ने मौलाना से पूछा कि आप कहते हैं कि ये सब कुछ एस्टेब्लिशमेंट करवा रही है और ये हुआ है, गलत हुआ है, आप क्या वो नशिस्तें जो आपको दी गई थी पीटीआई से छीन के वो आप वापस करेंगे? मौलाना साहब कहते हैं कोई और बात करो। मतलब मौलाना ने नशिस्तें वापस करने से इनकार कर दिया। और फिर मौलाना के साथ जो उनके ये तर्जमान या सेक्रेटरी साहिबान या उनके हरकारे हवारी, उनके मुरीद, उनके चाहने वाले, उनके फॉलोअर, उनके सियासी वर्कर, उन्होंने उस सहाफ़ी से उलझने की कोशिश की और कहा कि हम क्यों दें नशिस्तें वापस, क्यों करें। और ये कोई सवाल है करने वाला? हालांकि यही सवाल है करने वाला कि जब आप पूरे इस मैंडेट चोर बंदोबस्त से नाला हैं, आप प्रो इस्टेब्लिशमेंट नहीं रहना चाहते और अपने ऊपर टैग एंटी इस्टेब्लिशमेंट का लगवाना चाहते हैं, तो इस्टेब्लिशमेंट की मेहरबानी से आपने पीटीआई से छीन के जो मखसूस नशिस्तें कौमी असम्बली में और सूबाई असम्बलियों में ली हैं, क्या आप वो वापस करेंगे? वापस नहीं कर रहे मौलाना साहब। और फिर आमर इलियास राना की बात सच्ची हुई ना कि मौलाना साहब रस भरी वजारतें, रस भरी नशिस्तें, रस भरी मराहत लेते हैं, इसके अलावा मौलाना साहब को कुछ नहीं चाहिए। अब आते हैं इमरान खान से मुलाकातों के मामले पे। इमरान खान की मुलाकातें 2 दिसंबर 2025 से बंद हैं। अब 1 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दी थी सलमान अकरम राजा और दीगर शौकत बसरा वगैरह एडवोकेट ने। उस पे 1 साल तो सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल खामोशी से सोई रही। अब 1 साल बाद उन्होंने समातों के लिए उन दरख्वास्तों को मुकर्रर किया। तकरीबन 100 दरख्वास्तें उनके पास पहुंच चुकी हैं जो मुख्तलिफ हवालों से मुख्तलिफ लोगों ने की हैं। उन सबको क्लब कर दिया गया और उसकी हियरिंग समात रखी गई। अब 1 साल बाद पहली समात रखी गई, उसके बाद अगली समात के लिए सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को कहा गया कि 3 हफ्ते बाद दूसरी समात रखें। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने 3 हफ्ते की बजाय 4 हफ्ते 2 दिन बाद दूसरी समात रखी। और दूसरी समात पे अब हुकूमती हरकारे वहाँ आए, हुकूमती ऑफिशियल्स, उन्होंने कहा कि हमें इन सवालों के जवाब देने के लिए कि इमरान खान की मुलाकातें क्यों नहीं हो रही, हमें वक्त दिया जाए। अब दोबारा उन्हें 3 हफ्ते का वक्त दे दिया गया और साथ ये भी बताया गया कि चूंकि छुट्टियों पे जा रही है अदालत, गर्मियों की छुट्टियां हैं, मतलब इंसाफ पाकिस्तान में छुट्टियों पे है, इसलिए ये 3 हफ्ते बाद दोबारा समात होगी। अगर आपको जल्दी है तो आप किसी और अदालत से रुजू कर लें। अब और कौन सी अदालत? वही जस्टिस अमीनुद्दीन, वही जस्टिस याहिया अफरीदी, वही जस्टिस डोगर। सारी ड्रामेबाजियां तो अदालतों में वही हैं 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के नतीजे में जो आई हैं। उसके बाद वहाँ से इंसाफ की क्या तवक्को है? बहरहाल पीटीआई वालों को की कोशिश को सलाम कि वो कोशिश तो किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ नौरीन खान नियाजी को NCCIA का साइबर क्राइम वालों का नोटिस मिल गया और उनके वकील फैसल मलक वहाँ पहुँच भी गए। हालांकि उनके एड्रेस पे उन्हें नोटिस नहीं मिला था, सिर्फ सोशल मीडिया से उन्हें पता चला था। नौरीन नियाजी शौकत खानम की बेटी हैं, उन्होंने कहा हम कानून के दायरे में रहते हुए रिस्पॉन्ड करेंगे हर गवर्नमेंट की और सरकारी इदारों की कोशिश को। उस पर फैसल मलिक चले गए, लेकिन दूसरी तरफ मौलाना के खिलाफ अभी तक कुछ नहीं हुआ और मौलाना के हरकारे, मौलाना के दाएं बाएं वाले चैलेंज कर रहे हैं कि करो ना गिरफ्तार मौलाना को। तो हम भी यही कह रहे हैं कि करो ना गिरफ्तार मौलाना को। पता चले मौलाना को कि इदारों के खिलाफ तकरीर करने से, बात करने के बाद उसके नताइज क्या होते हैं। हालांकि नौरीन खान नियाजी का जिस क्लिप पे उन्हें नोटिस भेजा गया है वो इंटरव्यू तो कहीं चला ही नहीं। अब तक उस क्लिप की हैसियत सिर्फ इतनी है कि आप अपनी बैठक में, अपनी महफिल में, अपने दोस्तों में, किसी चौक में, चौराहे में, किसी थड़े पे बैठे हुए आप गुफ्तगू कर रहे हैं। और इस तरह की गुफ्तगुएं किस ड्राइंग रूम में नहीं होती, किस थड़े पे नहीं होती, किस चौक चौराहे में नहीं होती, वो इस तरह की गुफ्तगू है। अगर वो ऑन एयर हुआ हो किसी सोशल मीडिया पे तो फिर उसे आप इंटरव्यू कह सकते हैं। अभी तक तो वो गुफ्तगू है, एक खातून एक अपने बच्चों जैसे बेटे के पास बैठ के बातें कर रही है मुल्क की हालात पे। देखते हैं इस पे फैसल मलक उन्हें किस तरह डिफेंड करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में वो सिर्फ एक बंद कमरे में बैठी हुई गुफ्तगू है जिसका पब्लिक से कुछ लेना देना नहीं। और अब नाज़रीन आखिर में इस मैंडेट चोर हुकूमत की एक और ड्रामेबाजी। अब ये शहबाज शरीफ साहब 300 गैर मुल्की, गैर ज़रूरी, गैर पैदावारी पुरतयश दौरे करने के बाद अब वो कफ़ायत शारी का ड्रामा कर रहे हैं। फैसला किया गया है शहबाज शरीफ की काबीना ने कि गुज़श्ता 3 सालों के दौरान जितनी असामियाँ निकाली गई थी गवर्नमेंट जॉब्स की वो ख़त्म की जा रही हैं
और आइंदा भी सरकारी मुलाजमतों पर पाबंदी लगाई जा रही है। दूसरी तरफ इनके अपने दौरे ख़त्म नहीं हो रहे और मरियम नवाज़ से पूछा जाता है, उनके मरियम औरंगज़ेब से जो उनकी सीनियर मिनिस्टर हैं, उनकी दस्ते रास्त हैं कि आपने जहाज़ ख़रीदा, तो कहते हैं हाँ भाई ख़रीदा है। अब मरियम औरंगज़ेब कश्मीरियों से वोट मांगने जा रही हैं और वहाँ कह रही हैं कि आपको मरियम नवाज़ जैसी ग्रीन बसें चाहिए तो वोट मुस्लिम लीग नून को दें। अब पता नहीं ये मरियम नवाज़ जैसी ग्रीन बसें कौन सी हैं, इनको कुछ समझ नहीं आती ये बातें क्या कर रहे हैं। राजा बाज़ार पिंडी में वो निकले हैं, पिंडी में मौजूद कश्मीरियों से वोट मांगने, तो वहाँ लोगों ने चोर चोर के नारे लगाए। शायद उसी बौखलाहट का नतीजा था कि वो मरियम नवाज़ जैसी ग्रीन बसों की ऑफ़र कर रही हैं लोगों को। लेकिन ये बसों वाली कहानी, सोलर प्लेट्स वाली कहानी, ये सब वही है कि जहाँ खांचा वहाँ नवाज़ शरीफ एंड कंपनी। सोलर प्लेटें मंगवानी थी, इंपोर्ट करनी थी, तो सलमान शहबाज साहब आगे थे। फिर ग्रीन बसों वाला मामला आया, अभी तक नहीं पता कि ये हज़ारों बसें कौन लेके आया। अब इलेक्ट्रिक बाइक्स की कहानी निकल आई है, लेकिन अगर तहकीक की जाए तो हर कहानी के पीछे कोई ना कोई कमीशन, कोई ना कोई खांचा निकलेगा और कुछ नहीं। और अब इस मैंडेट चोर हुकूमत के एक शामिल इनके इत्तेहादी इजाज़ुल हक बाकायदा इस मौजूदा हुकूमत जिसको उन्होंने वोट दिया था, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, अब वो इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे के तौर पर सारी नाकामियों का बोझ इस मैंडेट चोर हुकूमत पर डाल रहे हैं। उन्होंने बाकायदा एक इंटरव्यू में कहा है कि तमाम नाकामियों की जिम्मेदार ये मैंडेट चोर हुकूमत है। दूसरी तरफ फहद हुसैन ने, जो कभी कैबिनेट मिनिस्टर थे PDM-1 की गवर्नमेंट में शहबाज शरीफ के, उन्होंने एक्सप्रेस ट्रिब्यून में आर्टिकल लिखा और एक एक शोबे की नाकामियां गिनवा के उन्होंने कहा कि ये जिम्मेदार ये लोग हैं। अब अगर जिस तरह की खबरें चल रही थी कि इस्टेब्लिशमेंट ने आसिम मुनीर से डिस्टेंस कर लिया है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने, और अब वो तब्दीली के हक में है और वो चाहते हैं कि तब्दीली हो, चाहे उसमें कुर्बानी शहबाज शरीफ भी देनी पड़े या किसी एक की, लेकिन वो तब्दीली के ख़्वाह हैं क्योंकि पाकिस्तान की मुल्क की गाड़ी नहीं चल रही। अब वो गाड़ी नहीं चल रही, ये इल्ज़ाम धरने के लिए इस्टेब्लिशमेंट के कारिंदे बाहर निकल आए हैं, वो शहबाज शरीफ हुकूमत पर इल्ज़ाम डाल रहे हैं और ये मैंडेट चोर हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट पे इल्ज़ाम लगाएगी। अब अभी तक तो इजाज़ुल हक बोले हैं, आने वाले दिनों में सरफराज बुगटी भी बोलेंगे, शर्जील मेमन भी बोलेंगे, और भी जो कारिंदे हैं इस्टेब्लिशमेंट वाले, वो सारे एक एक करके प्रेस कॉन्फ्रेंसें करेंगे, मीडिया टॉक्स करेंगे, इंटरव्यूज़ देंगे और बताएंगे कि फ़लाँ शोबे में नाकामियों के ज़िम्मेदार शहबाज शरीफ और उनकी काबीना है। जबकि शहबाज शरीफ और उनकी काबीना में भी अगर किसी में दम खम हुआ तो वो भी एलानिया टेलीविज़न पर आकर बताएंगे कि मौलाना सच कह रहे हैं, सारी मुदाखलतें तो पिंडी से होती हैं, हुकूमतें तो वो हमें नहीं करने देते। इसके साथ ही नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहूँगा, बहुत जल्द एक और भी व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक आप अपना और अपने गिरदनुमा के लोगों का इसी तरह ख्याल रखिएगा जिस तरह आप चाहते हैं कि आपका ख्याल रखा जाए। अल्लाह हाफ़िज़।